देखो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब मैं छठे क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ और छठा क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, जितनी भी आइटम्स आपको पता लगी हैं कि कौन सी आइटम किस हेड के अंदर जाएगी, जैसे मैं बोलूँ कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे तो आप बोल देंगे कि अदर करंट लाइबिलिटी में। अदर करंट लाइबिलिटी किस में आएगी? करंट लाइबिलिटी में। तो मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के थ्रू मैं आपको मोस्टली आइटम्स जो आपकी बुक में डिस्कस हो सकती थी या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम भी हो, लेकिन आपको एक करने का तरीका मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है। मैंने, देखो, आप 6th क्वेश्चन को एक बार ही पढ़े। देखो, इसमें ये कह रखा है कि हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, जिसमें कह रहा है 8% डिबेंचर्स। अब आपको पता है डिबेंचर्स आपके कहाँ पे आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ पे आती है? नॉन करंट लाइबिलिटी में। इसी तरीके से ट्रेड पेबल्स आपके कहाँ पे आते हैं? करंट लाइबिलिटी में। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी में आता है। अब होगा क्या, मैं इस तरीके से अब सारों का डिस्कस करता रहूं, बेटर है कि मैं बोर्ड पे करके दिखा दूं। अब बोर्ड पे जब मैं करने लगता हूं तो आपका 8% डिबेंचर किसके अंदर आता है? अब आगे देखें, अगर आप बोर्ड पे पढ़ें तो 8% डिबेंचर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, मतलब वो जो थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटी है उसके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आगे नोट्स बनेंगे। अब एक बात बताओ, क्या मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को या जो भी बोले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को क्या मैं नोट नंबर 1 बोल दूंगा क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे सीरीज में ही चलना पड़ेगा। मतलब सबसे पहला नोट शेयर कैपिटल का ही होगा, फिर सेकंड नोट रिजर्व एंड सरप्लस का होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस ना दे रखे होते तो अगला नोट किसका बनता? उसके बाद जैसे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का कोई नोट्स नहीं बन सकता, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का नहीं बन सकता, तो नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का होता। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी हुई है उस सीरीज में मुझे नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बनाने की सीरीज बैलेंस शीट में होगी। पहले बैलेंस शीट की लाइबिलिटी से स्टार्ट होंगे नोट्स सीरीज में, जिसके बनते हैं बनाओ, जिसके नहीं बनते उसको छोड़ दो, और उसके बाद एसेट्स के, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के। तो इस हिसाब से अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मेरा नोट बनता है शेयर कैपिटल का। अब आप क्वेश्चन में पढ़ें कि शेयर कैपिटल आपको बहुत सारी पॉइंट्स छोड़ने के बाद नीचे दे रखी है शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। लेकिन शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं? आप यूनिट 10 ऑफ इशू ऑफ शेयर चैप्टर से पढ़ के आए हैं। सबसे पहले आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दिखानी होती है, फिर इशूड कैपिटल दिखानी होती है। वो क्वेश्चन में आपको नहीं पता। अब आप किस पे जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल पे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में कितना बोलेंगे? आपके 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का आएगा 5 लाख रुपये। इस 5 लाख को आप शेयर कैपिटल में शो करेंगे। उसके बाद बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। जब मैं बात करता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस की तो आप पढ़ें क्या क्या दे रखा है। तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस की आइटम ढूंढने जाता हूँ तो मुझे एक मिलती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, मतलब सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 20,000 रुपये पड़े हैं, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो नहीं है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का कुछ रूल है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले आपके कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज होते हैं, फिर उसके बाद आपके पीएनएल में जाते हैं। मतलब अगर मान लो यहाँ पे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,60,000 के होते तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से 1,50,000 तक तो राइट ऑफ हो जाते, बचे हुए सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चले जाते ऊपर 10,000 रुपये, और वहाँ से आपके 20,000 रुपये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में पड़े थे, 10,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के चार्ज होकर 10,000 रह जाते। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 80,000 रुपये आपका सारा सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व का ही एक पार्ट है ये। तो पहले आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज होते हैं, फिर उसके बाद आपके रिवेन्यू प्रॉफिट से चार्ज होते हैं। इसी तरीके से ना आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं, इनको भी हम ओवर द पीरियड चार्ज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको हम क्या करते हैं? ओवर द लोन पीरियड चार्ज करते हैं। जितने टाइम का लोन है उसी रेशियो में हम उसको चार्ज कर देते हैं। और जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, यूजुअली हम इसको 3 से 5 सालों में राइट ऑफ करते हैं। तो ये एक रूल है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए। इसके लिए वेट नहीं करते, कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज करो, नहीं तो आप सीधा रिवेन्यू प्रॉफिट से घटा दो। आपके पास सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट कंप्लीट हो पा रहे हैं, मतलब उसको चार्ज करने के लिए सफिशेंट है, तो बाकी 70,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में बच गया। देखो, अब इसके बाद बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के बाद। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्वेश्चन में नहीं दे रखी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दे रखी है, उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली अपने आप में एक हेड है, तो 30,000 रुपये सीधा लिख दिए।
उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए सिर्फ 8% डिबेंचर्स दे रखे हैं, वही हमारा टोटल है, तो नोट नंबर 3 हो गया। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सीधा डायरेक्टली 50,000 रुपये गिवन है। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ गिवन नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में गिवन है, आप सबसे लास्ट में देखें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो वो हम लिख देंगे उसके थ्रू, नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू, नोट नंबर 4। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में एक ही है नाम, सिर्फ हमारे को क्या दिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो आप, बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख रुपए का है, आप स्टेटमेंट में पढ़ ही लेना। उसके बाद फिर हम आते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में ये नहीं बता रखा क्वेश्चन के अंदर कि क्रेडिटर कितने हैं, बीपी कितने के हैं, अपने आप में एक हमें सब हेडिंग बता रखी है। अब इसमें क्रेडिटर कितने हैं, बीपी कितने हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो होते तो मैं ट्रेड पेबल का नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाता, तो मैंने डायरेक्टली ट्रेड पेबल्स हमारे 1 लाख के हैं वो हमने लिख दिए। अदर करंट लाइबिलिटी में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा। उसके बाद बात आती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन की। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2 नाम हैं, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपका क्वेश्चन राइज होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को तो डेटर्स में से लेस करते हैं। यस, ठीक है, वो आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्रोविजन को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाएंगे तो ये भी गलत नहीं है। वो तो हम प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप उसमें नहीं लिख सकते या इसमें लिख सकते हैं, दोनों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेट्स वाली साइड की। देखो, अब एसेट्स वाली साइड की बात करते हैं। फॉर्मेट तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटी का भी याद होगा और एसेट्स का भी होगा, उसी के बाद ही तो आप ये क्वेश्चन करने लगेंगे ना। तो देखो, उसके बाद आप वही क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं हम। टेंजिबल एसेट्स में हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल और पेटेंट्स, और एक देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी गिवन नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी गिवन नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट्स में एक नाम है, देखो आपका ना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को ना राइट ऑफ करना है नेक्स्ट 4 ईयर में, और वो टोटल कितने हैं, 60,000। मतलब जो ऐसे खर्चे जो पीएनएल से राइट ऑफ नहीं हो सके उनका बैलेंस तो डेबिट होता है, इसलिए उसको एसेट्स में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट होता है। अब उसको दिखाएं कैसे, देखो 60,000 में से 60,000 जो है वो विद इन, मतलब कैसे चार्ज होने हैं, रिटर्न ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर में। 31 मार्च 21 के बाद वाले 4 साल, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25। तो 31 मार्च 22 में कितने चार्ज होने हैं, 1/4 मतलब 15,000, वो चले जाएंगे अदर करंट एसेट्स के अंदर। और जो 31 मार्च 22 मतलब 21 से अगर देखें, आज 21 है तो 22 तक 12 महीने बन रहे हैं, 12 महीने मतलब 15,000 रुपये, 60,000 का 1/4 वो तो चार्ज हो जाएगा, मतलब अदर करंट एसेट्स में रहेगा, क्योंकि वो विद इन 12 मंथ चार्ज होने हैं। मतलब बाकी जो 60,000 में से 15,000 लेस करके 45,000 है, या 3/4 बोले, वो आपके अगले सालों में जो 12 महीने के बाद आएंगे उनमें चार्ज होने हैं। तो मैंने अदर नॉन करंट एसेट्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 45,000 लिखा है, जो टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स है। अब मैं जैसे करंट एसेट्स में लिखूंगा ना, तो वो कौन से लिखूंगा, जो टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ है, मतलब 15,000 रुपये। इसके अलावा हमारे पास आगे करंट इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सीधा बैलेंस गिवन था 50,000। ट्रेड रिसीवेबल का भी सीधा बैलेंस गिवन है, और इन्वेंट्री का भी डायरेक्टली बैलेंस गिवन है। लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 नेम हैं, एक कैश और एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का, वो मैंने टोटल करके लिख दिया। ठीक है, तो अदर करंट एसेट्स के अंदर हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो जो विद इन 12 मंथ चार्ज होना है, वो लिख देंगे। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं रहा, टेंजिबल एसेट्स में आपका एक तो प्लांट एंड मशीनरी है 10 लाख की, और एक लैंड एंड बिल्डिंग भी है 1 लाख की, तो इसको 11 लाख कर देता हूँ मैं। बाकी क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो गिवन है नहीं। अब मैंने देखो एसेट्स एंड लाइबिलिटी का टोटल नहीं किया, मेरा मेन पर्पस क्या था, आपके पास कोई कंप्लीट क्वेश्चन थोड़ी ना आना है जिसमें आपको एसेट्स और लाइबिलिटी को मैच करना है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपको आइटम्स दे रखी थी, ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा, तो टोटल मैच हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस होता ना तब मैच हो जाता, अब आपके पास ट्रायल बैलेंस तो है ही नहीं, तो नॉर्मल क्वेश्चन आप करो, बस टोटल मत करना है एसेट्स और लाइबिलिटी वाली साइड का, बस इतना सा ही आपका काम है। देखो, अब 7th क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, और 7th क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंस लेस करके जो भी आना है बैलेंसिंग फिगर, कोई ये तो इसका बैलेंस ही आ जाएगा। ये थोड़ी ना कि मुझे इसकी बैलेंस करना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी करना है, बल्कि यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंस घटा के कुछ बैलेंस निकलेगा।
तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं बोल सकते, जो फिगर्स दे रखे हैं उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे फॉर्मेट तो आपको पता ही है, तो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो आइटम्स आ रही हैं, एक सेल्स है 15 लाख की क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो, और एक सेल्स ऑफ स्क्रैप है 50,000 का, तो दोनों 15,50,000 रुपये। और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड है 80,000 का, वो अदर इनकम में चला जाएगा नोट नंबर 2 में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का ज्यूम डायरेक्टली दे रखा है, मुझे ऐसा नहीं कह रखा कि ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल की भाई मैं उसका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करूं। आप इस बात को ऑलरेडी मेरे से समझ चुके हैं, तो सीधा ही दे रखा है तो सीधा लिख देंगे 7 लाख। क्वेश्चन में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी दे रखा है 2 लाख का, तो वो भी लिख लेते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड और क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, और आपको पता है स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर, तो वो हम नोट्स में करके दिखाएंगे कि ओपनिंग 1 लाख का है, क्लोजिंग 1,20,000 का है, और डिफरेंस आ गया -20,000 चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर। तो देखो उसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, या बोनस हो गया, ग्रेचुटी हो गया, जिसमें जो भी आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ग्रेचुटी मतलब गिफ्ट जो उसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। ठीक है, ये सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट नंबर 4 में आ जाएंगे। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपके डिबेंचर्स है 3 लाख के, तो 3 लाख का 12% 36,000 पे इंटरेस्ट बनेगा नोट नंबर 5 के अंदर। और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या आएगा, एक तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन है ना गुडविल रिटर्न ऑफ, और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल का होता है, टेंजिबल एसेट्स का। तो टोटल आपका कितना हो गया 80,000 रुपीज़, ये भी हमने लिख दिया। अदर एक्सपेंसेस नील हैं, तो इससे आपका जो खर्चा आ गया, सातों का खर्चे का टोटल करेंगे, जो आपके खर्चे वाली साइड है 11,26,000 पे। इनकम वाली साइड का टोटल आ रहा है आपका ए का मतलब, जिसको ए बोल रहे हैं हम, 16,30,000 रुपये, और आपका जो एक्सपेंस है उसका टोटल आ रहा है 11,26,000 रुपये। और इसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो, इनकम में से एक्सपेंस लेस करके, और उस पर 40% टैक्स रेट, मतलब 2,01,600 किसके ऊपर, 5,04,000 के ऊपर, और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा 5,04,000 में से 2,01,600 लेस करने के बाद 3,02,400 रुपये। ठीक है, तो ऐसा है कि मैंने आपको 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन करवा दिया है। अब आप बुक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस एक लास्ट के एक क्वेश्चन है अलग सा है, वो नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो मैं खुद बोर्ड पे आगे आके ही समझाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे आपके 1-2 क्वेश्चन बुक के भी बनते हैं, और वो ज़रूर से ज़रूर करने हैं आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे।